नमस्ते। ज्ञान विविधि चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमने पिछली कक्षाओं में क्रिया पढ़ी, विशेषण पढ़े, क्रिया विशेषण पढ़े। अब आगे हम अगला टॉपिक हमारा है वो है काल। काल जिसे इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये आने वाली अन्य परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। काल काल का देखिए, अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो उसका अर्थ होता है समय। काल का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो काल का अर्थ होता है समय। और क्रिया हमने पढ़ी थी तो क्रिया का सीधा सीधा संबंध है वो किससे होता है? काल से। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का घटित होना या किसी कार्य का होना। अब वो जो क्रिया घटित हो रही है तो वो किसी न किसी समय में घटित हुई होगी, कि यानी कि क्रिया है वो किस समय में घटित हुई है, उस समय को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी क्रिया के घटित होने का जो समय है उसे ही काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहते हैं। और क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहते हैं। अर्थात काल द्वारा हम ये जानते हैं कि क्रिया है वो किस समय में घटित हुई, अर्थात अभी घटित हो चुकी है या घटित हो रही है या आगे आने वाले समय में वो घटित होगी। तो यानी कि काल से ही क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उसे ही क्रिया ऐसे कहते हैं कि क्रिया के होने के समय को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब काल से क्रिया की स्थिति का पता चलता है। काल से क्रिया की स्थिति का बोध होता है। बोध होता है। जैसे मैं लेख लिख रही हूँ, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि क्रिया है वो वर्तमान समय में ही अभी अभी घटित हो रही है। मोहन पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया है वो बीते हुए समय में घटित हो चुकी है। रेखा आएगी, अर्थात आने वाले समय का बोध हो रहा है कि रेखा है वो आएगी, आने वाले समय में आएगी। तो यानी कि काल से ही क्रिया की स्थिति का बोध हो रहा है। लिख रही हूँ, रहा था, आएगी, ये जो क्रियाएं हैं उससे पता चलता है कि ये वर्तमान समय की क्रिया घटित हो रही है, ये क्रिया है जो बीते हुए समय में हो चुकी है और ये क्रिया जो आने वाले समय में घटित होगी। यानी कि काल से क्रिया की स्थिति का बोध होता है। और काल द्वारा ही हम ये पहचानते हैं कि क्रिया की स्थिति है वो वाक्य में क्या है, पूर्णता या अपूर्णता का बोध भी होता है। काल द्वारा क्रिया की पूर्णता व अपूर्णता का बोध होता है। अपूर्णता का बोध होता है कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है। अब देखो हमारे सामने कितनी बातें निकल के आई, 3 बातें निकल के आई कि क्रिया के घटित होने के समय को ही काल कहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये निकल के आई कि काल से क्रिया की स्थिति का बोध होता है, यानी कि क्रिया है वो घटित हो चुकी है, हो रही है या आने वाले समय में घटित होगी, ये दूसरी बात निकल के आती है। तीसरी है कि काल के द्वारा क्रिया की पूर्णता व अपूर्णता का बोध होता है। तो क्रिया के संबंध में अगर देखा जाए तो काल है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्रिया का सीधा सीधा संबंध काल से होता है, या ऐसे कह दिया जाए कि काल का सीधा सीधा संबंध किससे है? क्रिया से है।
आते हैं क्रिया के भेद या प्रकार, सॉरी काल के भेद या प्रकार। काल के भेद, काल है जिसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और तीसरा है अपना भविष्यत काल। ये क्रिया के काल के 3 मुख्यतः भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अगर तीनों कालों का अध्ययन हम आज की क्लास में करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की कक्षा में हम केवल और केवल भूतकाल के बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि भूतकाल के अन्य उपभेद भी है, 6 इसके प्रकार है, 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों का अध्ययन ही आज की कक्षा में हम करेंगे। बाकी जो वर्तमान काल बचता है, भविष्यत काल बचता है, इसका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। भूतकाल, भूतकाल का भूत यानी कि बीता हुआ समय, अतीत, भूत का अर्थ होता है अतीत। अतीत यानी कि जो समय बीत गया है, खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, उसे ही क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल कि जो समय है अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, जो क्रिया इसी समय में घटित हो रही है, वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल यानी कि आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। इन तीनों के अन्य प्रकार भी है जो हम आगे 1 by 1 करते जाएंगे, जिनका अध्ययन है हम करेंगे। आज की कक्षा में हम केवल भूतकाल का ही अध्ययन करेंगे। भूतकाल जैसा कि पता चलता है, भूतकाल का अर्थ होता है अतीत, यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का, यानी जो समय चला गया है, खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा था, साथ ही क्रिया है वो बीते हुए समय में समाप्त हो चुकी है। अब इसके अन्य भेद भी आते हैं। भूतकाल है, इसके अन्य भेद आते हैं या उपभेद भी कह सकते हैं। प्रकार भी कह सकते हैं कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। भूतकाल के अपने 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा आता है अपना पूर्ण भूतकाल, चौथा आता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा आता है संदिग्ध भूतकाल और छठा आता है हेतु मध्य भूतकाल।
ये भूतकाल के 6 प्रकार माने गए हैं, 6 उपभेद माने गए हैं। सामान्य भूतकाल, जिसमें सामान्य रूप से क्रिया है वो घटित होती है। आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ होता है समीप, यानी क्रिया है वो निकट समीप में ही, समय में ही घटित हुई जान पड़ती है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया है पूर्ण रूप से भूतकाल में घटित हो चुकी होती है। अपूर्ण भूतकाल यानी कि जो क्रिया है घटने आरंभ तो उसका भूतकाल में होता है, लेकिन उसके पूर्णता का बोध है वो नहीं होता है। संदिग्ध भूतकाल यानी क्रिया के होने में संदेह प्रकट किया जाता है। हेतु मत यानी कि किसी एक कारण से दूसरी क्रिया का न होने का बोध है वो इसमें होता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से साधारणतया क्रिया के जिस रूप से साधारणतया बीते हुए समय में घटित होना पाया जाए, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। नाम से ही पता चलता है सामान्य यानी सामान्य रूप से क्रिया है वो भूतकाल में घटित हो जाती है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पवन ने पतंग उड़ाया, मैंने खाना खाया, सोनू बाजार गई, सोनू बाजार गई, उसने फल खाया, उसने फल खाया। इन 4 उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं कि क्रिया है वो सामान्य रूप से पवन ने पतंग उड़ाया यानी कि उसने बीते हुए समय में पतंग उड़ाने का कार्य है वो कर लिया सामान्य रूप से। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाने का कार्य है वो बीते हुए समय में कर लिया है। सोनू बाजार गई, बाजार जाने का कार्य उसने कर लिया है। उसने फल खाया, फल खाने का कार्य उसने सामान्य रूप से कर लिया है। तो इन चारों वाक्यों को, इन चारों उदाहरणों को पढ़ने से पता चलता है कि इनमें जो क्रिया है उड़ाया, खाया, गई, खाया है, जो क्रिया के सामान्य रूप का यानी कि काल के सामान्य रूप का बोध है वो करवा रहा है। ये क्रियाएं ये जो काल है वो सामान्य काल के अंतर्गत आता है। दूसरा अपना आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है समीप। आसन्न का अर्थ होता है समीप, यानी क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय में निकटता का बोध करवाता है। समीप, निकटता का बोध करवाता है। यानी कि क्रिया है वो भूतकाल में हुई है लेकिन उसकी समाप्ति ऐसे लगती है जैसे अभी अभी ये इस कार्य को समाप्त हुआ है।
समाप्त हुआ जाना जाता है, यानी कि क्रिया है वो निकट समय में ही समाप्त हुई से प्रतीत होती है। निकट समय में ही समाप्ति का बोध होता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है। रमेश ने लेख लिख लिया है। माँ खाना माँ ने खाना बना लिया है। यानी मैंने पुस्तक पढ़ ली है। तो इस वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि मैंने पुस्तक पढ़ ली है, यानी कि बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन पढ़ ली है जो शब्द है वो ऐसा लगता है कि मानो क्रिया वर्तमान समय में ही समाप्त हुई है। क्रिया भूतकाल की है, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, यानी कि एक मिनट या एक पल से भी पहले अगर कोई क्रिया समाप्त हो जाती है तो वो भूतकाल की क्रिया के अंतर्गत ही आती है, उसे भूतकाल की क्रिया ही माना जाता है। तो पुस्तक पढ़ ली है आने से ऐसा लगता है कि मानो क्रिया अभी अभी समाप्त, यानी निकट समय में ही, निकटता, आसन का अर्थ होता है निकट, समीप, यानी कि बीता हुआ जो समय है वो निकटता का बोध करवाता है। निकट समय में ही क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। रमेश ने लेख लिख लिया है, लेख लिख लिया है, यानी कि कार्य अभी अभी, उसने लेख लिखने का कार्य अभी अभी समाप्त किया है। माँ ने खाना बना लिया है, माँ ने खाना है वो अभी अभी बनाया है, यानी कि क्रिया है वो अभी निकट समय में होती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अपना आता है भेदिका। पूर्ण भूतकाल, नाम से ही पता चलता है कि क्रिया है वो पूर्ण रूप से ही किसमें घटित होती है? भूतकाल में, अर्थात क्रिया को हुए बहुत समय बीत गया है, काफी समय बीत गया है, ऐसा इस काल के अंतर्गत होता है। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जिसमें क्रिया को घटित हुए काफी समय हो गया हो, क्रिया को घटित हुए काफी समय बीत गया हो। यानी कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जिसमें क्रिया को घटित हुए काफी समय बीत गया है। यानी कि पूर्ण रूप से क्रिया है वो किसमें घटित हो गई है? भूतकाल में। पूर्ण रूप से भूतकाल में शुरू होती है और भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। भूतकाल में ही शुरू होती है और पूर्ण रूप से भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। यानी कि देखो पूर्ण, यानी कि पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से क्रिया है वो भूतकाल में ही होती है। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जिसमें क्रिया को घटित हुए काफी समय बीत गया है।
और पूर्ण रूप से क्रिया भूतकाल में ही शुरू होती है और भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा था आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में और इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन अंतर इतना ही है कि उसमें क्रिया ऐसे लगती है कि मानो अभी अभी समाप्त हुई है, निकट समय में ही समाप्ति का बोध होता है। लेकिन इस पूर्ण भूतकाल में क्रिया के घटित होने का जो समय है वो बहुत पहले हो चुका होता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, सरिता विद्यालय गई। सरिता विद्यालय गई थी। भैया बाजार जा चुके थे। राम ने रावण को मारा था। व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। देखिए, परिभाषा से जोड़ते हैं। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिसमें क्रिया को घटित हुए काफी समय बीत गया है। यानी कि पूर्ण रूप से क्रिया भूतकाल में ही शुरू होती है और पूर्ण रूप से क्रिया भूतकाल में समाप्त हो जाती है। जैसे सरिता विद्यालय गई थी, यानी कि चली गई थी। भैया बाजार जा चुके थे, पूर्ण रूप से भूतकाल में घटित हो रही है कि बाजार जा चुके थे। राम ने रावण को मारा था, अर्थात बहुत पहले मार दिया था। व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। यानी कि इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि जो गई थी, चुके थे, मारा था, रचना की थी, इन वाक्यों को या इन क्रियाओं से पता चलता है कि क्रिया पूरी तरीके से भूतकाल में ही समाप्त, भूतकाल में ही शुरू हुई थी और भूतकाल में ही समाप्त हो गई थी। अब आता है अपूर्ण भूतकाल। चौथा जो अपना भूतकाल का भेद है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्ण रूप, इससे पहले पढ़ा पूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया पूर्ण रूप से भूतकाल में होती है। अपूर्ण भूतकाल में यानी क्रिया का आरंभ तो भूतकाल में होता है लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता है। क्रिया, जिस क्रिया का आरंभ भूतकाल में होना विदित हो, भूतकाल में होना विदित हो लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो, लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो, इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे विद्यार्थी मैदान में खेल रहे थे, माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बना रही थी, राम भोजन कर रहा था, कमलेश पढ़ रही थी,
रही थी। तो ये देखिए, इन उदाहरणों को हम देखते हैं तो इनसे पता चलता है कि क्रिया है उसका आरंभ का पता चलता है कि भूतकाल में शुरू हुई थी, लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है, यानी अपूर्णता का बोध हो रहा है कि क्रिया समाप्त हुई या नहीं हुई। तो विद्यार्थी मैदान में खेल रहे थे। अब खेल रहे थे जो शब्द है उससे पता चलता है कि यानी कि खेल है वो समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है, खेल रहे थे। जब देखा गया था तो वो खेल रहे थे। माँ थी वो खाना बना रही थी, यानी खाना बना के उन्होंने समाप्त किया या नहीं किया इसका बोध नहीं हो रहा है। राम भोजन कर रहा था, जब राम को देखा गया था तो राम भोजन कर रहा था, उसने भोजन कर लिया था ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, यानी क्रिया की पूर्णता का बोध नहीं हो रहा। तो ये कौन से काल के अंतर्गत आते हैं? अपूर्ण भूत काल के अंतर्गत आते हैं। कमलेश है वो पढ़ रही थी, अब उसने पढ़कर समाप्ति कर ली थी या नहीं की थी इसका बोध नहीं हो रहा है, यानी कि क्रिया के पढ़ने का जो कार्य वो कर रही थी उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा था। कमलेश है वो पढ़ ही रही थी। तो ये किसमें आते हैं? अपूर्ण भूत काल के अंतर्गत आते हैं। तो पांचवा आता है अपना संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है? संदेह, शंका, संदेह होना, शंका होना। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ होता है कि शंका पैदा करना, संदेह होना। तो जहां भूतकाल में कार्य के पूर्ण होने में संदेह प्रकट किया जाए या संदेह प्रकट किया जाए, वहाँ संदिग्ध भूतकाल है। यानी कि जहाँ भूतकाल में कार्य के पूर्ण होने में संदेह प्रकट होता है कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, और संदेह को प्रकट करने के लिए शायद जैसे शब्द भी जोड़े जाते हैं। संदेह को प्रकट करने के लिए शायद जैसे शब्द से वाक्य को जोड़ा जाता है। जैसे मजदूर काम समाप्त करके जा चुके होंगे, यानी मजदूर काम समाप्त करके जा चुके होंगे, यानी कि काम उन्होंने समाप्त किया या नहीं किया, गए या नहीं गए, इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। संदेह का प्रकट हो रहा है तो ये किसके अंतर्गत आता है? संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। जिसे और उदाहरण देखते हैं। निकिता गाना गा चुकी होगी। विजय पत्र लिख चुका होगा। विजय पत्र लिख चुका होगा। शायद वह गया हो, यानी कि शायद शब्द लगाकर भी वाक्य में संदेह है वो प्रकट किया जाता है। यानी जहाँ भूतकाल में कार्य के होने में
कार्य के पूर्ण होने में संदेह प्रकट किया जाता है, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। उस संदेह को प्रकट करने के लिए वाक्य में शायद जैसे शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे भी क्रिया के पूर्ण होने में संदेह का बोध होता है। जैसे मजदूर काम समाप्त करके जा चुके होंगे, अब गए हैं या नहीं गए हैं, कार्य समाप्त किया है या नहीं किया, इसमें संदेह प्रकट होता है। निकिता गाना गा चुकी होगी, अब उसने गाना गाया भी है या नहीं गाया है। वह पत्र लिख चुका होगा, संदेह प्रकट हुआ, शायद वह गया हो, शायद वह आया हो, शायद वह गया हो, शायद वह पढ़ रहा हो, शायद वह लिख रहा हो, शायद वह सो रहा हो। यानी शायद शब्द को जोड़कर भी वाक्य में संदेह का प्रकट किया जाता है, संदेह का बोध है वो करवाया जाता है। तो किसमें आते हैं? संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। छठा और अंतिम अपना जो भेद है भूतकाल का, वो आता है हेतु हेतु मत भूतकाल। छठा भेद है जो भूतकाल का, वो आता है अपना हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु का अर्थ क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी कि ये कार्य किस हेतु से किया गया है। पत्र हम लिखते हैं किस हेतु से लिखा गया है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, यानी किस कारण से। हेतु का अर्थ होता है कारण से। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है, इस काल में यह बोध होता है कि इस काल में यह बोध होता है कि एक काम जो एक कार्य जो भूतकाल में होने वाला था, वह किसी अन्य कारण से पूर्ण नहीं हो पाया। किसी अन्य कारण से पूर्ण नहीं हो पाया। यानी कि इस काल में यह बोध होता है कि एक कार्य जो भूतकाल में होने वाला था, भूतकाल में उसकी समाप्ति का बोध होने वाला था, लेकिन किसी अन्य कारण से वो पूरा नहीं हो पाता है, वह दूसरे कारण से समाप्त नहीं हो पाता है। तो वहाँ क्या होता है? उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता। दूसरा है, यदि वर्षा होती तो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखो, वह आता तो मैं जाता, यानी कि मेरे जाने का कार्य है वो किस कारण से नहीं हो पाया, उसके नहीं आने से कार्य है वो नहीं हो पाया। यानी कि जहाँ ये बोध होता है कि एक कार्य जो भूतकाल में घटित होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश अन्य कारण से वह पूर्ण नहीं हो पाता है, वह क्रिया घटित नहीं हो पाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह आता तो मैं जाता, अब वो नहीं आया इसलिए मैं नहीं जा सका। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते। यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते। यदि तुमने अच्छा पढ़ा होता तो तुम्हें इनाम दिया जाता। इस तरह से, यानी कि एक कार्य है जो किसी दूसरे कारण के कारण पूर्ण नहीं हो पाता है, समाप्त नहीं हो पाता है, तो वहाँ क्या होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल होता है।
अब ये हमारे भूतकाल के जो 6 भेद थे उनका अध्ययन हमने आज की कक्षा में किया। अब मैं कुछ उदाहरण हैं वो कुछ वाक्य है वो लिखती हूँ, आप कोशिश कीजिए इन वाक्यों को पहचानने की। जैसे नम्रता पत्र लिख रही थी। बताइए ये किस भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आता है कि नम्रता पत्र लिख रही थी। थी जो है लिख रही थी, यानी कि कार्य है वो पूर्ण रूप से भूतकाल में समाप्त हो गया है, तो ये किसमें आता है? पूर्ण भूतकाल। दूसरा वाक्य है यहाँ, मेरी सहेली मेरे घर आई। मेरी सहेली मेरे घर आई, ये भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आता है? मेरी सहेली मेरे घर आई, यानी कि कार्य को देखो, मेरे घर आई यानी कि उसके आने का बोध हो रहा है कि अभी अभी आई है, वो निकट समय में ही आई है, अर्थात किस आसन्न भूतकाल, यानी कि जहाँ कार्य निकट समय में ही समाप्ति का बोध होता है वहां कौन सा भूतकाल होता है? आसन्न भूतकाल होता है। तीसरा वाक्य लिखते हैं, गायक ने गाना गाया होगा। गायक ने गाना गाया होगा। अब देखिए इस वाक्य को पढ़िए और बताइए ये भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आता है कि गायक ने गाना गाया होगा? संदिग्ध भूतकाल के, यानी कि संदेह प्रकट किया जा रहा है, यहाँ संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। चौथा है, यदि तुम समय पर दवा लेते तो स्वस्थ हो जाते। यदि तुम समय पर दवा लेते तो स्वस्थ हो जाते, यानी कि एक कार्य है वो दूसरे कार्य के कारण या दूसरे कारण के उपस्थित होने पर पूर्ण नहीं हो पाता है, तो यहाँ कौन सा हुआ? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। अगला वाक्य है, हम लिखते हैं, मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा। सामान्य सी बात है ना? क्रिया है वो सामान्य रूप से घटित है कि मोहन ने पत्र लिखा, मैंने खाना खाया, वह पढ़ रहा था, है ना? तो पत्र लिखा यानी कि मोहन ने पत्र लिखा, यानी कि सामान्य सी क्रिया हो रही है, तो ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के वाक्य आप है इनका अभ्यास है वो घर पर अवश्य करना। छठा एक वाक्य है कि हम मेला देखने गए थे। हम मेला देखने गए थे, यानी कि ये जो शब्द है वो क्रिया के बहुत पहले घटित हो जाने का बोध करवाता है कि हम मेला देखने गए थे, राम ने रावण को मारा था, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, यानी कि समय है वो का बोध होता है कि क्रिया है वो बहुत समय पहले घटित हुई, यानी कि पूर्ण रूप से भूतकाल में शुरू हुई थी और पूर्ण रूप से भूतकाल में समाप्त भी हो गई है। तो ये वाक्य है वो भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आता है? पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिख देती कि हम मेला देखने गए हैं या वह मेला देखने गया है, तो यहाँ थे न लिखकर मैं अगर है लिख देती कि हम मेला देखने गए हैं या हम मेला देखने वह मेला देखने गया है, ऐसे लिख दूं मैं कि वह मेला देखने गया है,
तो थे ने लगाकर और यहाँ है लगा दिया तो ये वाक्य है वो कौन से भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा? मेला देखने गया है, यानी कि क्रिया भूतकाल में शुरू हो रही है लेकिन उसकी समाप्ति का बोध है वो अभी निकट समय में ही समाप्त हुआ समझा जा रहा है, तो यानी ये आसन भूतकाल के अंतर्गत है वो आता है। ये हमने आज भूतकाल के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत है वो चर्चा की है। कल की अब अपना वर्तमान काल और भविष्य काल है वो बचता है, जिनका अध्ययन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। और इन वाक्यों को आप उदाहरण है वो बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन से, दैनिक क्रियाएं जो हम करते हैं, दैनिक घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है, उनसे हम है वो बहुत सारे उदाहरण है वो बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इनका कंटिन्यू लगातार है वो अभ्यास करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कक्षा से फायदा है, लाभ है उठाइए। अपने जो मित्र हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी आप इस वीडियो को है वो शेयर कीजिए ताकि सभी को इन कक्षाओं का लाभ है वो मिल सके। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। भूतकाल, ये जो काल के अन्य भेद है, वर्तमान काल और भविष्य काल को लेकर कल की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। नमस्ते।